नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन है। ठीक है, लेके आया हूं मैं आपके लिए हिंदी की क्लास। और जैसा कि आपको विदित है कि कई दिनों से हम हिंदी के अंदर जो कर रहे हैं वो चल रहा है हमारा समास। कौन सा समास चल रहा है? आज हम करने वाले हैं वो है बहुव्रीहि समास। चलिए दोस्तों, करते हैं शुरू बहुव्रीहि समास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या होता है बहुव्रीहि समास? क्या होता है बहुव्रीहि समास? इसके अंदर क्या रहता है? क्या हम इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करने वाले हैं, या कौन सा पद प्रधान रहेगा और किस प्रकार से इसमें पद जो है वो बनने वाले हैं, इसको देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, दो पद रहते हैं। कितने पद रहते हैं? दो पद रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो समास हमने किया था उसकी परिभाषा में ही हमने कर लिया था कि जो समास होता है उसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक पद क्या होंगे दोस्तों? दो या दो से अधिक पद होंगे। कम से कम पद जो होंगे वो दो होंगे। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, दो पद होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रथम पद। ठीक है, और एक क्या होता है दोस्तों, दूसरा पद। ये दो पद होंगे दोस्तों। ठीक है, और इन दोनों पदों का जो अर्थ निकलेगा, ठीक है, वो संकेत करता है किसी तीसरे पद की ओर। ठीक है, वो जो दोनों के दोनों पद इसमें बनेंगे उसका जो संकेत होगा वो किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत किसकी ओर आ रहा है, यानी पहला और दूसरा मिलकर के क्या करेगा, तीसरे पद की ओर संकेत करेगा, तीसरे पद की ओर। ठीक है दोस्तों, तीसरे पद की ओर संकेत जो है वो करता है। ठीक है, पद क्या रहते हैं, इसमें दो पद रहते हैं, प्रथम पद और दूसरा पद। ठीक है, कितने पद रहेंगे? दो पद। ठीक है, परंतु क्या होता है, ये मूल नहीं रहते। ठीक है, मूल जो है वो नहीं रहते। ठीक है, दोनों के दोनों पद जो है मूल नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर भी तीसरा पद आ गया। ठीक है, तीसरा पद। ठीक है, ये जो होता है वो तीसरे पद की ओर संकेत जो है वो करता है। ठीक है, किस प्रकार से करता है? ठीक है, ये एक सूचक मात्र होता है। कहा जाता है कि किस प्रकार से इसको समझाते हैं कि ये जो बहुव्रीहि समास होता है वो देवतावाची होता है। कौन सा होता है दोस्तों? देवतावाची होता है, देवतावाची होता है। ठीक है, समझाने वाले ने समझा दिया, देवतावाची होता है। ठीक है, किस प्रकार से होता है दोस्तों, जैसे गजानन लिखा। ठीक है, गज के समान आनन है जिसका, या गज का आनन वाला। ठीक है, तो कौन है गजानन? किसके लिए लिया? गज के आनन वाला। गज के आनन वाला कौन है दोस्तों? गज के आनन वाला। गज कहा जाता है हाथी को। किसको कहा जाता है दोस्तों? हाथी को। अब यहाँ पे देखिए, हाथी का आनन, आनन कहा जाता है दोस्तों मुख को। आनन किसे कहेंगे? मुख को कहेंगे। हाथी के मुख वाला कौन होता है दोस्तों? गणेश जी होता है। ठीक है, तो हाथी का मुख किसको होता है? गणेश जी को होता है। तीसरे पद की ओर संकेत किया। गज और आनंद मिलकर के किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? गणेश जी की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी कि तीसरे की ओर संकेत किया तो हमारा क्या हुआ? देवतावाची हुआ, और ये बहुव्रीहि समास हुआ। ठीक है, इस प्रकार से बता दिया जाता है आपको, और आप मान लेते हो कि वास्तव में देवतावाची जो होता है बहुव्रीहि समास होता है। बिल्कुल सही है। इसके अलावा और भी पहचान इसकी होती है। किस प्रकार से होती है? देखिए दोस्तों, एक आता है हमारे सामने, हमने जो किया था द्विगु समास किया था, समूह को दर्शा रहा था, और पहला पद जो था संख्यावाची था। ठीक है, वो भी इसके अंदर कई शब्द ऐसे हैं जो समूह को दर्शाएंगे नहीं,
बल्कि क्या होगा, पहला पद संख्यावाची होगा। ठीक है, जो पहला पद संख्यावाची होता है वो बहुव्रीहि समास के अंदर भी आता है। ठीक है, किस प्रकार से आता है, यानी कि उसका जो अर्थ है वो विशिष्ट रहता है। यदि अर्थ विशिष्ट हुआ, विशिष्ट व्यक्ति के लिए हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा को यदि दर्शाया तो किसमें आएगा दोस्तों, बहुव्रीहि समास में आएगा। ठीक है, किस प्रकार से, देखिए दशानन, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं दशानन। ठीक है, देखिए किस प्रकार से लेंगे इसको, हम समझेंगे कैसे कि दशानन, 10 है आनन जिसके। अब देखो दोस्तों, 10 है आनन जिसके, यानी कि 10 मुख वाला किसको माना जाता है, 10 मुख की जो संज्ञा दी जाती है वो रावण को दी जाती है कि हमारा जो रावण है उसके 10 शीश माने जाते हैं, 10 मुख उसके माने जाते हैं। ठीक है, तो इसने संकेत किया किसकी ओर, रावण की ओर संकेत किया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के जो एग्जाम्पल होते हैं वो रहते हैं बहुव्रीहि समास में। अब इसमें समझने वाली और बात होती है, यानी कि इसके अंदर मैंने आपको एक बात अभी अभी बताई कि जो व्यक्ति विशेष होता है उसको मान लिया जाता है। ठीक है, या यहाँ पर कहीं कि रूढ़िवादी शब्द जो लगता है। ठीक है, कौन से शब्द आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा रूढ़िवादी। ठीक है, रूढ़िवादी जितने भी शब्द होते हैं वो इसके अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, यानी परंपरागत रूप से एक रूढ़िवादी शब्द मान लिया जाता है, रूढ़ शब्द मान लिया जाता है। एक जो वाक्य लेते हैं, एक शब्द लेते हैं, मान लेते हैं हम कि यह उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, वो सारे के सारे शब्द जो आते हैं हमारा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार से आते हैं देखिएगा, एक हमारे सामने एग्जाम्पल आता है, दोस्तों दिख रहा है क्या आपको, लंबोदर दिख रहा है। चलिए ये एग्जाम्पल है लंबोदर। ठीक है, पेन में स्याही डाल रहा हूं, थोड़ा सा समय लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो लंबोदर आया आपके सामने, तो लंबोदर में क्या लेंगे, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका। अब दोस्तों यहां पे आप समझिएगा कि लंबा है उदर जिसका, उदर किसको कहा जाता है दोस्तों, हृदय को कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों रूढ़िवादी शब्द है लंबोदर। ठीक है, एक रूढ़िवादी शब्द है, किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त कर लिया गया तो उसी के लिए आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, कैसे कि लंबा है उदर जिसका, क्या दोस्तों आजकल किसी का उदर लंबा नहीं होता, होता है, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसका उदर बहुत लंबा होता है, गणेश जी से भी लंबा है। ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या है दोस्तों, लंबोदर जो है उसकी संज्ञा एक व्यक्ति को दे दी गई और वो रहेगा रूढ़िवादी हमेशा के लिए एक ही। वो कौन है, हमारी गजानंद ही है जिसको गणेश जी कहा जाता है। तो ये भी लंबोदर भी गणेश जी के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो आपने ये भी समझ सकते हो यहाँ पर कि जो रूढ़िवादी शब्द होता है वो किसमें आता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ये बोल देखिएगा नीरज, दोस्तों शब्द आया नीरज। ठीक है, तो नीरज में क्या है दोस्तों, नीरज। ठीक है, नीर का अर्थ होता है दोस्तों पानी। ठीक है, नीर का अर्थ क्या लेंगे, पानी, यानी कि पानी में, जय का मतलब यहां से जन्म से लेंगे, पानी में जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। दोस्तों क्या होता है पानी में जन्म लेने वाला, और ये जो नीरज शब्द जो प्रयुक्त होता है वो कमल के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, नीरज शब्द कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों क्या रूढ़िवादी है या नहीं, सिर्फ एक के लिए जहां पर प्रयुक्त हो जाता है, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो जाता है, वहां पर
क्या रहता है, बहुव्रीहि समास जो है वो रहता है। ठीक है, किस प्रकार से, जो नीरज है, क्या वास्तव में नीरज सिर्फ कमल को ही कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, परंतु आगे इसे देखिए, पानी में जन्म लेने वाला, क्या पानी में जन्म सिर्फ और सिर्फ कमल ही लेता है और कोई चीज पानी के अंदर जन्म नहीं लेती? बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो पानी में जन्म लेती है। ठीक है, फ्रॉग होता है पानी में जन्म लेता है, मछलियां पानी के अंदर ही जन्म लेती है। ठीक है, परंतु उसको नीरज जो है वो नहीं कहा जाता। नीरज किसके लिए प्रयुक्त होता है, सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से विशेष रूप से जो अपना मुख्य अस्तित्व रखने वाले शब्द होते हैं उसको भी बहुव्रीहि समास के अंतर्गत लिया जाता है। ठीक है, इसको करता हूं इरेज और चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए दोस्तों, और किस प्रकार से शब्द आ सकते हैं। ठीक है, अभी अपने करते हैं देवतावाच्य के एक दो एग्जाम्पल और उसके बाद में समझते हैं। मान लो हमारे सामने शब्द आता है वीणा पाणी, वीणा पाणी। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, वीणा पाणी। ठीक है, वीणा पाणी का अर्थ होता है दोस्तों, वीणा है पानी में जिसके, क्या होता है दोस्तों, वीणा है पानी में जिसके। अब दोस्तों पानी किसे कहा जाता है, पानी कहा जाता है दोस्तों हाथ को, यानी कि हाथ में जिसके वीणा है। किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, मां सरस्वती की बात कर रहा है, मां सरस्वती की बात कर रहा है। सरस्वती माता के हाथ में क्या होता है दोस्तों, वीणा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि देते वज्रपाणी, वज्र पाणी, दोस्तों वज्र पाणी से क्या अर्थ होगा, वज्र है पानी में जिसके। ठीक है, यानी कि हाथ के अंदर वज्र रखने वाला। अब दोस्तों यहाँ पे यदि हमारे भी कोई वज्र रखता है हाथ में तो उसके लिए वो नहीं प्रयुक्त होता। वज्र पाणी जो है इंद्र भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है, इंद्र के लिए। ऋषि का ये बनेगा कि वज्र है पानी में जिसके, वज्र है पानी में जिसके। दोस्तों किसके वज्र में, किसके पानी में जो है वज्र होता है, तो वो होता है इंद्र के। ठीक है दोस्तों, तो वज्र पाणी किसके लिए प्रयुक्त हुआ दोस्तों, इंद्र के लिए हुआ। ठीक है, और इसी प्रकार से आगे जो एग्जाम्पल आता है वो देखिएगा दोस्तों कि दो शब्दों से बनी, दो शब्दों से बनी, दो शब्दों से बने व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है, दो शब्दों से बने व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें क्या रहेगा दोस्तों, वो भी क्या होता है, दो शब्दों से बने व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। दोस्तों समझिएगा, दो शब्दों से बने जो जातिवाचक शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास किस प्रकार से होता है दोस्तों, देखिएगा हिमालय, दोस्तों मेरा समझाने का तात्पर्य यही है आपको कि आपको समास का जो चैप्टर है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, इस प्रकार से कि एग्जाम के अंदर यदि आपके सामने कोई शब्द आता है तो आपके मन में ये शंका न रहे कि पता नहीं ये द्विगु का होगा या द्वंद्व का होगा या फिर बहुव्रीहि का होगा। बहुव्रीहि समास जो रहता है ये इंपॉर्टेंट इसीलिए रहता है कि सब समास के अंदर जितने शब्द छूट जाते हैं सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंदर कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें और भी लगता है, उस प्रकार के भी शब्द आ सकते हैं, या इसके अंदर जैसे द्वंद्व समास का आ गया या द्विगु का जो संख्यावाची शब्द था वो भी इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत इस प्रकार के शब्द जो आते हैं
परंतु बताया क्या जाता है कई बार या किताबों के अंदर क्या मिलता है दोस्तों, सीधा ही मिल जाता है हिमालय किस में आता है दोस्तों, बहुव्रीहि में आता है। या जो विद्यार्थी है वो इस प्रकार से इसको नहीं समझ सकते कि जो बहुव्रीहि समास बनता है वो किस आधार पर बनता है, सीधा रट्टा लगाते हैं दोस्तों। रट्टा लगाने के लिए किताबें बहुत सी आपके पास पड़ी है दोस्तों, लगा सकते हो, परंतु इसको समझना जरूरी होता है। यदि हम इसको आज समझ लिया तो हमारा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपका डाउट निकल जाएगा कि बहुव्रीहि समास कहाँ कहाँ होता है। दोस्तों हिमालय आया हमारे सामने, ठीक है, हिम का आलय क्या बनेगा दोस्तों, हिम का आलय। दोस्तों यहाँ पे का लगा हुआ है, ठीक है, और कई बार इसमें क्या होता है तत्पुरुष समास कर देते हैं, ठीक है, इसमें नहीं करना, हिम का आलय, ठीक है। दोस्तों जो पूरी पृथ्वी होती है उसमें बहुत से ऐसे जो पहाड़ पड़े होते हैं जिन पर बर्फ जमती है, बर्फ बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, परंतु जो हिमालय है वो सिर्फ और सिर्फ जो ये हमारा हिमालय रहता है ना, हिमालय जो भारत के अंदर है उसी की बात हो रही है, उसी के लिए रूट शब्द लिया गया है, ठीक है, विशेष रूप से इसकी ओर दिखाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसमें हिमालय में, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हिम का आलय, ठीक है, तो इसकी बात हो रही है हिमालय की, इसमें बहुव्रीहि समास है क्योंकि ये संकेत कर रहा है किसी ओर, ठीक है। इसी प्रकार राजस्थान है, राजस्थान है, क्या दोस्तों राजस्थान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, क्या राजाओं का स्थान, ठीक है, राजाओं का स्थान, ठीक है, स्थान की बात हो रही है, किस स्थान की बात हो रही है, राजस्थान की बात हो रही है, जातिवाचक संज्ञा है, हमें पता चल रहा है ना कि किसकी बात हो रही है, कौन से स्थान की बात हो रही है, विशेष है इसलिए किसमें आएगा, बहुव्रीहि समास में आएगा, संकेत हो रहा है, स्थान दे रहा है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि हमने लिया द्विगु समास और उसमें क्या किया कि संख्यावाची होगा, पहला पद संख्यावाची होगा, ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि पहला जो शब्द है वो संख्यावाची होता है, पहला पद संख्यावाची जहां पे होता है कौन सा होता है, द्विगु समास होता है। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने शब्द कौन सा आया, अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी शब्द जो शब्द हमारे सामने आता है तो अष्टाध्यायी में क्या रहता है दोस्तों, देखिएगा अष्टाध्यायी का क्या बनेगा, 8 अध्यायों वाला, ठीक है, 8 अध्यायों वाला। अब दोस्तों एक किताब की बात हो रही है, पुस्तक की बात हो रही है, अष्टाध्यायी, ठीक है, 8 अध्याय। अब प्रत्येक बुक जिसके अंदर 8 ही अध्याय है उसको अष्टाध्यायी जो है वो नहीं कहा जाता दोस्तों। अष्टाध्यायी क्या होगा, पाणिनि का लिखा हुआ एक ग्रंथ होगा, ठीक है, किसने लिखा था इसको, पाणिनि ने, पाणिनि द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम अष्टाध्यायी है और उसके अंदर 8 अध्याय है, ठीक है। विशेष की बात हो रही है यहाँ पे, एक तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, एक बुक की ओर संकेत कर रहा है, अष्टाध्यायी बुक की ओर, तो इसीलिए इसमें क्या आया दोस्तों, बहुव्रीहि समास जो है वो इसके अंदर आया, ठीक है। इसी प्रकार यदि बात करें हम पंजाब की, पंजाब इसके अंदर क्या रहता है दोस्तों, पंच आब, इनसे मिलकर के क्या बना है, पंजाब, 5 आब की धरती, ठीक है। पंजाब दोस्तों कैसे बना पंजाब, ध्यान दीजिएगा, पंच आब, पंच पहला पद क्या है दोस्तों, संख्यावाची है, अष्टमी 8 पहला पद संख्यावाची है, परंतु यहाँ पर संकेत किसकी ओर दे रहा है, पंच आब, क्या प्रत्येक जगह पे 5 पानियों की जो धाराएं बहती है, 5 वेणियां बहती है उसको पंजाब कहा जाता है, क्या नहीं कहा जाता, ठीक है। तो पंजाब एक विशेष स्थान के लिए कहा जाता है, इसलिए इसमें क्या आएगा, पंजाब के अंदर बहुव्रीहि समास रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से और एग्जांपल देखिए दोस्तों कि कई बार क्या होता है दोस्तों, जो द्वंद्व समास होता है ना उसका भी भेद इसके अंदर मान लिया जाता है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं,
कल हमने एक एग्जाम्पल किया था दोस्तों, देखिएगा किस प्रकार से किया था। नहीं, उस एग्जाम्पल से पहले मैं एक चीज आपकी क्लियर करवा देता हूं। कल किसी स्टूडेंट ने प्रश्न पूछा था कि तिरंगा जो होता है उसमें कौन सा समास रहता है दोस्तों, तिरंगा। स्टूडेंट्स का नाम मुझे नहीं याद है किसने पूछा था, परंतु किसी ने कमेंट किया था तिरंगा के अंदर समास पूछा था कौन सा होता है, ठीक है। और दोस्तों किताबों के अंदर जो है ये विवादित प्रश्नों के अंदर डाला गया है, तिरंगा को विवादित प्रश्नों में डाला गया है। क्यों? क्योंकि दोस्तों तिरंगा में पहला क्या है, तीर है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, तीन होता है, ठीक है, तीन रंगों वाला। इसका समास विग्रह इस प्रकार से हम कर सकते हैं, तीन रंगों वाला, ठीक है। पहला पद संख्यावाची है, इसको क्या कहा जाता है, समूह का बोध करवाता है, तीन रंगों का समूह, ठीक है। इसलिए इसको किसमें डाला दोस्तों, द्विगु समास में डाला। अब देखिए दोस्तों, द्विगु समास में डाला बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परंतु यहाँ पर अर्थ जो है किस प्रकार से हम लेने वाले हैं दोस्तों, इसका अर्थ जो है विशेष रूप में लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जो तिरंगा होता है ना, ये भारत का जो ध्वज होता है, भारत का ध्वज उसी के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। प्रत्येक चीज जो तीन रंगों से बनी हुई है, कोई भी कपड़ा जो तीन रंगों से बन गया उसको तिरंगा नहीं कहते दोस्तों, उसको क्या कहेंगे, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, बहुव्रीहि समास कहेंगे। द्विगु समास ना कह के इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत इसको डाला जाता है। दोस्तों याद रखना, जो तिरंगा शब्द यदि आपके सामने आता है तो उसमें बहुव्रीहि समास करना है। क्यों? क्योंकि यह एक विशेष भारतीय ध्वज के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है, ना कि एक सिर्फ समूह को दर्शाता है। दोस्तों तिरंगा जो है समूह को नहीं दर्शा रहा, किसको दर्शा रहा है, भारत के ध्वज को दर्शा रहा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है। इसलिए तिरंगे को बहुव्रीहि समास में देंगे, ठीक है। अब बढ़िए आगे, तो द्विगु से कट करके ये किस में आया, बहुव्रीहि समास में आया, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों आगे का एग्जाम्पल है, मान लो हमारे सामने लिखा हुआ है आजकल, आजकल, ठीक है। ये जो आजकल शब्द आ रहा है हमारे सामने, इसको हम किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, किस प्रकार से समास का विग्रह करते हैं और इसको बनाते हैं। तो दोस्तों समास का विग्रह करेंगे ना इसका, या फिर इसके जो शब्द बनाते हैं किस प्रकार के वाक्य में प्रयुक्त ये होता है, उसके आधार पर इसका जो समास विग्रह किया जाता है वो किस समास वर्ग के अंतर्गत इसको रखा जाएगा, ये चीजें वहां पे मैटर करती है, ठीक है। तो इसका कैसे लेंगे, इसमें दोनों ही होगा दोस्तों, किसमें, आजकल। एक तो इसमें क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। और एक क्या होगा दोस्तों, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। अब वो किस प्रकार से होगा देखिएगा दोस्तों, यदि द्वंद्व समास लेना तो आजकल, ठीक है, आजकल का क्या लेंगे, आज या कल, ठीक है। यानी कि किस प्रकार का एग्जाम्पल यदि हमारे सामने आएगा तो हम आज या कल बनाएंगे, देखिएगा आज कल में आने वाले हैं। दोस्तों यहां पर किसी आने वाले व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो हमारे घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है, और पूछे कि कब आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, आज कल में आने वाले हैं, ठीक है। या तो आज आएंगे या कल आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आज आएंगे या कल आएंगे, ठीक है। यदि इस प्रकार से आता है आज कल में आने वाले हैं, इस प्रकार की जो वाक्य होगा, इसके अंदर आया और पूछे कि रेखांकित शब्द दे दिया और पूछ ले कि इस रेखांकित पद के अंदर कौन सा समास है, तो आप क्या दोगे दोस्तों, द्वंद्व समास दोगे, ठीक है। क्योंकि इसका क्या होगा, समास विग्रह आज या कल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों बहुव्रीहि समास किस प्रकार से होता है उसको भी समझिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसमें दोनों तरीके से आता है,
बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये कब होगा दोस्तों? यदि आजकल का हम लें कि आजकल के लोग, वाक्य दे रहा हूं मैं, आजकल के लोग अधिक शिक्षित है। अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग अधिक शिक्षित है, या यहां पे ले सकते हैं कि आज या कल के लोग, या तो आज के लोग शिक्षित है या कल के लोग शिक्षित है। इस प्रकार का यहाँ पे हम इसका उदाहरण को समझ सकते हैं क्या? कभी नहीं समझ सकते दोस्तों। आजकल से यहाँ पे अर्थ है कि आज की जो न्यू जनरेशन है उसकी बात कर रहे हैं। इसके अंदर 20 से 30 साल के लोगों की बात हो रही है, ठीक है। और जहां पर इतने वर्षों की बात हो रही है, पूरी की पूरी समूह दृष्टता को दर्शाता है, पूरे वर्ग को दर्शा रहा है ये, कि आजकल की पूरी जनरेशन जो है वो क्या है? अधिक शिक्षित है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। और जहां पर विशेष रूप से प्रयुक्त होगा ना, वहां पर क्या आएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास आएगा। यहाँ पर आजकल के लोग, आज या कल के लोग नहीं है, पूरे आजकल पूरे के पूरे जो 20 सालों की जनरेशन है उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, या 10 सालों की जो जनरेशन है उसकी बात कर रहे हैं। वे लोग कैसे हैं? शिक्षित है दोस्तों, एजुकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? बहुव्रीहि समास से आएगा, ठीक है। तो ये आजकल जो शब्द है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों रूप में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना, वाक्य किस प्रकार से आता है उसके आधार पर इसका हल जो है वो करना है, ठीक है। अब आगे बढ़े तो दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे शब्द दे दिए जाते हैं, ठीक है, और उसको समझते किस प्रकार से है दोस्तों, उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यानी कि हमारे सामने शब्द आया चौकन्ना, ठीक है। अब दोस्तों चौकन्ना शब्द आया, पहला शब्द क्या है? चौ, इसका अर्थ क्या होता है? चार, ठीक है। और कन्ना का अर्थ क्या है दोस्तों? कान। कन्ना का क्या लेंगे? कान, ठीक है। तो क्या दोस्तों वास्तव में किसी के चार कान होते हैं क्या? नहीं होते दोस्तों, चार कान नहीं होते, ठीक है। यदि ये होता है चार कानों वाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेते हम? किसी व्यक्ति की तो बात नहीं हो रही, ठीक है। तो जो आ रहा है पहला, तो यहाँ पे चार को देखा और क्या किया? द्विगु समास कर दिया, क्योंकि समूह को दर्शा रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसको समझिएगा किसके लिए कह रहा है, ठीक है। चौकन्ना का जो अर्थ होता है वो क्या रहता है, ठीक है। यानी कि हमें कहता है ना, मेले में जाओ तो चौकन्ने रहना, ठीक है। कैसे रहना? चौकन्ने रहना। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? सजग रहना, ठीक है। इस प्रकार का अर्थ यहाँ पे लग रहा है। पहला शब्द जरूर संख्यावाची है, परंतु द्विगु समास नहीं है। द्विगु समास न होके कौन सा है? बहुव्रीहि समास रहेगा इसमें दोस्तों, बहुव्रीहि समास रहता है, ठीक है। समझने की जरूरत है, ना कि रटने की जरूरत है। रट लिया पहला शब्द संख्यावाची द्विगु समास, दोस्तों गलत करे आओगे पेपर में, ठीक है। यहाँ पे गलत मत करके आना, ठीक है। चौकन्ना आ जाए तो क्या लिखोगे आप? सजग रहना अर्थ निकालोगे और बहुव्रीहि समास जो है वो करके आओगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों और एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसके, ठीक है। मक्खी चूस, इसको देखिए दोस्तों, इससे आप बिल्कुल समझ जाओगे, ठीक है। मक्खी चूस, क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होता है क्या जो मक्खी चूसता है? नहीं होता ना, कोई व्यक्ति ऐसा थोड़े होता है मक्खी चूसने वाला, ठीक है। इसका एग्जाम्पल करेंगे, मक्खी चूसने वाला, ठीक है। तो इसका इस प्रकार से हमें नहीं करना है, ठीक है। इसका क्या देंगे हम? कंजूस के लिए उपयुक्त होता है। मक्खी चूस किसके लिए उपयुक्त होता है? कंजूस व्यक्ति के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। किसमें आता है? बहुव्रीहि समास में आता है दोस्तों, बहुव्रीहि समास में आएगा। मक्खी चूस किसमें आएगा? बहुव्रीहि समास इसके अंदर रहने वाला है, ठीक है। तो आप इसको समझ गए होंगे। अब दोस्तों कुछ और एग्जांपल है वो कर लेते हैं हम, उसके बाद में करते हैं इसको एंड।
एक और एग्जाम्पल आता है सचिकांत। दोस्तों सचिकांत जो शब्द है इसके अंदर कौन सा समास है? तो देखिएगा, सची का अर्थ क्या है? सची ही लेंगे, सची का कांत है जो, ठीक है। और सची कौन होती है दोस्तों? इंद्र की पत्नी होती है। कांत का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रिय या प्रेमी, ठीक है। सची का प्रेमी है जो, कौन है दोस्तों? ये इंद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, देवतावाची में इसको डाल सकते हैं, ठीक है। ये इसका यहां पे रहता है, ठीक है। इसी प्रकार मयूर वाहन, मयूर वाहन को कैसे डालेंगे दोस्तों? मयूर यानी मोर, मयूर है वाहन जिसका, दोस्तों किसका वाहन है मयूर? वो कौन है दोस्तों? कार्तिकेय को कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो एग्जाम्पल आती है वो किसमें आते हैं? बहुव्रीहि समास में आते हैं, ठीक है। तिरंगे को आप समझ सके होंगे, तिरंगा किस में आता है दोस्तों? बहुव्रीहि समास में आएगा। इसी प्रकार त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रि का मतलब तीन होगा और लोचन का अर्थ तीन है, लोचन जिसके, दोस्तों लोचन का अर्थ आंख होता है, तीन आंख है जिसके, वह कौन होता है दोस्तों? शिव होता है, ठीक है। त्रिनेत्र किसके लिए आता है? शिव जी के लिए प्रयुक्त होता है। शिव जी के मानी जाती है कि तीन आंखें होती है, ठीक है। तो दोस्तों वास्तव में तीन आंखें जो है वो नहीं होती, शिव जी तो त्रिकाल दृष्टि थे, ठीक है। शिव जी की जो दृष्टि थी वो त्रिकाल थी, ठीक है। तीनों लोकों में देख सकते थे, वो उनकी दिव्य दृष्टि थी, इसलिए उनको त्रिलोचन कहा जाता है। वास्तव में तीसरी आंख यहाँ पे बनाई गई है शिव जी के, वो के काल्पनिक है, ठीक है, वो नहीं है, ठीक है। इंद्र जो है उसको सहस्त्राक्षी कहा जाता है, हजारों आंखों वाला कहा जाता है। क्या इंद्र के हजारों आंखें थी क्या? नहीं थी दोस्तों। तो इसी प्रकार त्रिलोचन जो है वो तीन आंखें हैं जिसके, शिव यानी त्रि का अर्थ तीन लेंगे और लोचन का अर्थ आंख लेंगे, ठीक है। त्रिकालदर्शी होने के कारण कहते हैं इसको, रूढ़िवादी शब्द है, शिव के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये था हमारा बहुव्रीहि समास। दोस्तों आज के लिए काफी है और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतना प्यार मिला। शुभ दिन।